अब पढ़ेंगे इसके आगे पोषण। तो पोषण क्या होते हैं? जब हम टहलते हैं या साइकिल से सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मतलब पोषण हमको जो भी भोजन जो हम करते हैं उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब हम टहलते या साइकिल को चलाते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम नहीं कर रहे हो, सो रहे हैं, तब भी हमारे शरीर की ऊर्जा खर्च होती है। हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं और जो भी क्रियाकलाप, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, या जो भी मेहनत करते हैं या शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं चलती हैं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में, मतलब शरीर की वृद्धि में या शरीर का विकास होता है या प्रोटीन का निर्माण होता है शरीर के अंदर, तो बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थों की आवश्यकता समान होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं। मतलब कुछ जीव अकार्बनिक पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ, मतलब देखो जो स्वपोषी जो होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें दिया गया है कि जैसे कुछ जीव अकार्बनिक, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा प्राप्त करते हैं, इससे ये बनाते हैं C6H12O6, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो वही पेड़ पौधों के बारे में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और इधर पर निकलेगी ऑक्सीजन गैस। तो लिखा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी होते हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य होता है। अब जैसे जो पदार्थ बन रहे हैं जटिल पदार्थ कहलाते हैं। अब इनको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ना वो कहलाएगा सरल पदार्थों में खंडित करना, विखंडित, ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। मतलब जिस सरल पदार्थों को तोड़ने के लिए एंजाइम वगैरह का उपयोग होता है। विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित होते हैं। तो जंतु तथा कवक जो होते हैं वे विषमपोषी, मतलब जो भी जीव हैं संसार में, जितने भी जीव हैं सब विषमपोषी होते हैं। और सभी जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो स्वपोषी हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी हैं। और संसार में सभी जीव जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, पेड़ पौधों पर, मनुष्य भी, क्योंकि पेड़ पौधों से ही अपन भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब जो फसल उगाते हैं वो भी पेड़ पौधे हैं। तो उनसे जो मतलब अपन स्वयं बना नहीं सकते, ठीक है, पका सकते हैं। तो स्वपोषी पोषण, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। और जो स्वपोषी जीव है तो कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इससे स्वपोषी अपना भोजन का निर्माण करते हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित
रूप में परिवर्तित कर देता है। मतलब बाहर से लिए गए पदार्थों को इनको ऊर्जा के रूप में संचित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, जल की मात्रा भी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज रहती, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, तो ये मिला के बनाते हैं ग्लूकोज। अब इसमें क्या होता है कि ये पुनः इसका अपघटन होता है। यदि जब इसमें ऊर्जा निकलती है तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और इधर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है, प्लस ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा निकलती है 38 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के अणु होती है। ठीक है, या इसको किलो कैलोरी में लिखेंगे तो 673 किलो कैलोरी। तो अब ये पदार्थ जो बनता है इसमें जो ऊर्जा निकलती है, फिर इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं शरीर के अंदर। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और देखो जो पदार्थ अपन किसके रूप, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लेते हैं, जिसको वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, फिर जो क्रिया होती है इसको श्वसन क्रिया बोला जाता है। तो इस क्रिया में ठीक है ऊर्जा निकलती है, इसका उपयोग पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। मतलब बसा के रूप में, मंड मतलब होता बसा के रूप में कुछ पदार्थों को संचित कर लिया जाता है, जिनका मान लो अपघटन नहीं होता है उनको। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। अब देखो जो दिया गया है इसमें जी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ठीक है प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? श्वसन क्रिया द्वारा, जल जड़ों के द्वारा। और क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, वो ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। तो ग्लूकोज के रूप में और ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, कुछ जल भी निकलता है उसमें। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रूप में जो पदार्थ निकलते हैं, इन पदार्थों का ठीक है उपयोग फिर इसको अपघटन होता है तो ऊर्जा निकलती है। वह ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधे या सभी प्रकार के जीव जंतु, और इसी प्रकार से मनुष्य में भी जो भोजन का जब पाचन होता है तो यही पदार्थ ग्लूकोज के इसको पेड़ पौधों में निकलेगा तो इसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और यदि अपन जीव जंतुओं में रहेगा तो इसको ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है। इसके अणुओं की संरचना अलग अलग होती है, लेकिन उसका जो परमाणु अणु है मतलब जो सूत्र है वो एक सा होता है। लेकिन इसकी अणु की संरचना देखेंगे, ठीक है, जब इसकी संरचना बनाएंगे तो वो अलग होगी, इसकी अलग होगी, लेकिन सूत्र एक सा होगा, ठीक है। तो जो ग्लूकोज हो कार्बोहाइड्रेट, पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट मतलब समावयवता दर्शाती है। समावयवता पढ़े ना कि जिसका सूत्र एक समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होती हैं, तो ये भी समावयवता दर्शाती है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या हो सकता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का काम होता है पेड़ पौधों में प्रकाश की किरणों को अवशोषित करना, ऊर्जा को अवशोषित करना। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। फिर जिसको अवशोषित किया गया है उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल
अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। फिर जल के अणुओं का ऑक्सीजन एवं किसमें, जल के अणुओं में अपघटन करना, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देते हैं। मतलब इस प्रकार से इसका अपघटन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, मतलब इसके बारे में बताया है, इसका अपघटन करेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को तोड़ेंगे और उसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। तो यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो मरुद्भिद मतलब होता है मरुस्थल, जहाँ पर पानी की कमी होती है, और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, मतलब कुछ आधी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम, मतलब रात्रि में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जल की मात्रा, और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, क्लोरोफिल, फिर रात जब जैसे दिन होगा तो फिर प्रकाश मिलेगा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो अंतिम उत्पाद का निर्माण करेंगे। आइए हम देखेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यद्यपि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो चित्र 6.1 में तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में गहरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं और ये हरे बिंदु कोशिका अंग हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मतलब जो हरे रंग के बिंदु दिखाई दे रहा है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो इसमें रखा है कि गमले में लगा एक सम्मिलित पत्ती वाला पौधा लीजिए, उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। मतलब 3 दिन तक अपन उसको अगर अंधेरे कमरे में रखेंगे तो उसके प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही, तो उसके अंदर जो भी भोज्य पदार्थ संचित है वो पूर्णतः उपयोग कर लिया जाएगा। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें से हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक कि अल्कोहल उबलने ना लगे। पत्ती के रंग क्या होता है, विलयन का रंग कैसा होता है। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए। प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। तो पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में, मतलब जहां जहां पर अगर उसके अंदर मंड या जी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होगा उसका रंग अलग हो जाएगा, ठीक है, और बाकी रंग अलग दिखेगा क्योंकि उसमें अपन आयोडीन वगैरह और अल्कोहल डालते हैं। तो अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की, मतलब स्टोमेटा, जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं पत्तियों में, जिनके द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। तो जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। मतलब यदि गर्मी के दिनों में जब रंध्र खुले रहेंगे तो इसमें क्या होता है, जल की हानि होती है, इसलिए ये सुबह या शाम खुले मिलते हैं, ठीक है। बाकी जैसे तेज धूप रहती तो पत्ती के जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद हो जाते हैं।
अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है, मतलब उसमें कोशिकाएं पाई जाती, द्वार कोशिकाएं, ठीक है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, और इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। तो उपरोक्त क्रियाकलापों के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब हम यहाँ यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करती हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। मतलब जो उनके पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करती हैं। मतलब जो जड़ों के द्वारा जो पानी उपस्थित रहता है, ठीक है, तो उसका उपयोग अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम शरीर के अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक का नाइट्राइड के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पेड़ पौधों में और अन्य पदार्थों की आवश्यकता भी होती है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लोहा है, मैग्नीशियम है। तो ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, जल में घुले रहते हैं मिट्टी में, और उन मिट्टियों में जब वो घुल जाते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। जैसे अपन खाद वगैरह डालते हैं तो किसी में फास्फोरस की मात्रा होती, किसी में नाइट्रोजन की, किसी में जिंक की, ठीक है। तो ये सब पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं और वह कार्बनिक पदार्थों के रूप में वह लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन भी होती है तो नाइट्रोजन को अलग रूपों में, मतलब उसका रूप बदल जाता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से पेड़ पौधे जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं।